हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास छोड़ा था, जहाँ से लास्ट वीडियो छोड़ा था। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना यानी भारत जो संविधान है उसकी प्रस्तावना क्या है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रस्तावना प्रेम्बल से ही हमें क्या पूरे के पूरे संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको हम शुरू करते हैं, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कि इसको बोल सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रियम्बल। अब देखिए प्रियम्बल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाएगा कि प्रियम्बल में कभी संविधान संशोधन किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रियम्बल में कभी संविधान संशोधन किया गया है? क्या प्रियम्बल में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो आप आंसर करिएगा हाँ, जी हाँ। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में, 1976 में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी एक बार संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें एक बार संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया है? 1976 के 42वें संविधान संशोधन, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। अब किया गया तो क्या किया गया, ये क्वेश्चन बनेगा। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने? 3 शब्दों को। कौन कौन से हैं वो शब्द, या कि यहां ना लिख करके यहां लिख लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक तो समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकंड धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिस्ट, एंड देन थर्ड अखंडता, इंटीग्रिटी। समाजवादी इट मीन्स सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था कब? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भाई इनमें से कौन से शब्द हैं जिन्हें संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया? ठीक, तो ये 3 शब्द आप याद रखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, अगर आएगा प्रियम्बल में तो इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल बनने की संभावना है। ठीक है, अब अपन प्रियम्बल को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रियम्बल को आपको जानना चाहिए। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि भाई प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें लिखी गई। प्रस्तावना को ही कहीं कहीं पे उद्देशिका भी लिखा रहता है, उद्देशिका। प्रियम्बल का ही नाम क्या है? कहीं कहीं पे उद्देशिका लिखा रहता है, या कि इसी को प्रस्तावना को लिख सकते हैं प्रियम्बल। इंग्लिश में बोलेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना या कि उद्देशिका। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं कि आखिरकार प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें लिखी गई, कौन उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका कंटेंट क्या है। तो प्रियम्बल की सबसे पहले अपन डालेंगे विषय वस्तु। कौन सी विषय वस्तु है? तो अगर मैं पहले की बात करूं तो सबसे पहला आता है आपकी भारत की प्रकृति, कि नेचर ऑफ इंडिया, कि संविधान के अनुसार भारत की प्रकृति क्या है। ठीक, तो इसको हम पहले बोल सकते हैं कि भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया। ठीक, तो कौन कौन सी भारत की प्रकृति इसके अंतर्गत बोला गया है कि भारत कैसा एक देश है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश, एक सॉवरेन स्टेट, प्रभुत्व संपन्न या कि एक सॉवरेन स्टेट है। इसके अलावा भारत को और क्या बोला गया? एक प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक या कि गणराज्य। तो भारत की प्रकृति क्या है?
ये बोला गया संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कि भारत की प्रकृति जो है एक तो प्रभुत्व संपन्न, एक तो सॉवरेन स्टेट की, एक समाजवादी, एक सोशलिस्ट स्टेट की, धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिस्ट की है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है और गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो ये भारत की प्रकृति। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई संविधान के अनुसार या कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति क्या क्या है, तो ये 5 शब्दों को आप याद रखें। 5 शब्द अपने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये भारत की प्रकृति जो है एक एक शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि इन शब्दों में गहराई छुपी है और उन गहराइयों को समझना आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो गहराइयां आप थोड़ा समझिएगा। तो अब शुरू करते। सेकंड नंबर आता है कि भाई अगर भारत की प्रकृति यह है तो उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? तो आखिरकार जो प्रस्तावना है या कि जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, लोगों को किस उद्देश्य के लिए, आखिरकार क्या उद्देश्य आपका, क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप संविधान को माने, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया। तो जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहला उद्देश्य है न्याय, जस्टिस प्रदान करना। क्या प्रदान करना? न्याय, जस्टिस। अब किस प्रकार का न्याय प्रदान करना? तो 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए जाते हैं। एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक। तो याद रखिए कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले संविधान का उद्देश्य न्याय प्रदान करना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस प्रकार का न्याय प्रदान करने के लिए संविधान में बोला गया, प्रस्तावना में बोला गया। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय प्रदान करना। अब इसके टर्म्स को अपन देखेंगे। इसके अलावा दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा ये बोला गया स्वतंत्रता प्रदान कराना। ये शब्द अपने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, राइट्स प्रदान करना, फ्रीडम प्रदान करना। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करा रहे हैं? बोल रहे हैं विचार की, विचार की, अभी व्यक्ति की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, वर्कशिप की। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया जाए? विचार की, यानी आपके थॉट्स जो है उनके स्वतंत्रता रहेगी आपको। अभिव्यक्ति, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस करने का भी आपके पास अधिकार है कि भाई अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। और इवन अभिव्यक्ति में, एक्सप्रेस में मैं चुप रहने का भी अधिकार है कि अगर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूं तो उसके लिए भी कोई मुझे फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि भाई कैसी बात कर रहे हो, चुप हो, है ना। तो ये भी मेरा क्या है? ये मेरा अधिकार है। इसके अलावा विश्वास, फेथ, है ना, कि ये मेरा विश्वास है कि भाई मुझे इन भगवान के ऊपर भरोसा है, या कि इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा है, या कि इस थॉट्स के ऊपर भरोसा है, इस संप्रदाय के ऊपर भरोसा है। ये मेरा खुद का अपना एक विश्वास है और उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, और उपासना, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भगवान, किसी भी पंथ को आपकी उपासना करने की, आपको उनके यानी वर्शिप करने की आपको स्वतंत्रता है। तो पहला उद्देश्य न्याय, दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता। अब तीसरा उद्देश्य क्या है? चलिए, तो जैसे ये पहला उद्देश्य क्या है? न्याय। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य है समता, इक्वालिटी। किसकी बात करता है? समता। और समता कोई किस नाम से है? तो भाई इक्वालिटी। बहुत बातें चलती हैं समता के बारे में, समानताएं के बारे में, लेकिन समानताओं का थोड़ी अपना ही एक अलग मतलब है। उस चीज को भी अपन समझेंगे कि आखिरकार समता, इक्वालिटी किन बातों के बारे में बोल रहा है। तो देखिए, समता मतलब क्या होता है? 2 चीजों के बारे में समता बात करता है। एक तो प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, कि प्रतिष्ठा एक बनी रहे, और दूसरा अवसर की समता, अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने में, यानी आपको जो अवसर है उसमें भी आपको पास इक्वालिटी होनी चाहिए। तो थर्ड बोल रहा है समता की बात करता है। तो पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता। चौथा बात करता है बंधुता की, चौथा बात करता है बंधुता।
बंधुता मतलब ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं। चौथा, ब्रदरहुड के बारे में दो बातों के बारे में हमारे प्रस्तावना, हमारे प्रेमबल बात करता है। बंधुता में किन किन दो बातों के बारे में बात करता है? बंधुता के बारे में बात करता है सबसे पहले तो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो ये चौथा हो गया। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं ये थोड़ा सा आप समझिएगा कि अगर पूछ ले आपसे कि प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, ऐसे 4 टॉपिक आ जाए, या कि अगर कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, इवन क्या है ना कि भाई ये सब चीज़ के लिए है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि भाई आप वनडे एग्जाम कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब जगह, पॉलिटी तो एक जगह है ना, बस वो पढ़ाने का एक तरीका और एक पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन हम पढ़ाई इस तरीके से रहें ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो। ये नहीं कि भाई एक एग्जाम के लिए आप अलग पढ़ रहे हैं, दूसरे एग्जाम के लिए आप अलग पढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं, आपको सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं और ऐसे कवर करवा रहे हैं ताकि आपके सारे एग्जाम क्लियर होते रहें। तो उस हिसाब से अगर कोई मेंस भी कर रहा है तो मेंस को भी इससे कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि मेंस जब अगर किसी का निकलता है तो उसकी तो मैं तैयारी खुद करवाऊंगा, लेकिन मान लो अगर मेंस के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई आप उद्देश्य कर सकते हो। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रस्तावना के उद्देश्य बताइए, या कि प्रस्तावना के उद्देश्य पर टिप्पणी कीजिए, या कि प्रस्तावना के उद्देश्य पर आलोचनात्मक टिप्पणी करिए। ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो सीधे आप पहला टॉपिक उठाइए न्याय, उसके बाद बताइए कि न्याय में किन किन प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात की जा रही है। सामाजिक न्याय प्रदान करने की, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की जा रही। स्वतंत्रता में भाई बता दीजिए कि भाई विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। और यहाँ पे आपके जैसे समता की बात किया जा रहा है तो प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा। सबसे पहले आपके पास प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मतलब प्रतिष्ठा मतलब कि जीवन जीने के लिए आपके पास मूलभूत संसाधन होने चाहिए, तब ना आप समता, तब ना आप इक्वालिटी ले पाएंगे। मूलभूत आवश्यकता है, मतलब घर तो होना चाहिए ना, मूलभूत आवश्यकता है। खाने के लिए आपके पास सामग्री रहे, फूड आपको मिले, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलनी चाहिए, आपके पास टॉयलेट्स होने चाहिए। जो सरकार जो हमारे देश की सरकार है उनकी जो मुख्य रूप से उन्होंने इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया कि भाई इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाए। तो प्रतिष्ठा मतलब कि किसी एक व्यक्ति के पास, प्रतिष्ठा मतलब कि वो कोई एक व्यक्ति जो है उसका केवल इसलिए अपमान ना हो, या कि इसलिए केवल वो अनइक्वल ना रहे क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन होने चाहिए। और दूसरा अवसर की समता, भाई अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो समता कैसे होगी। फिर उसके बाद बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो आपके लिए थोड़ा जरूरी है। चलिए अब इसके बाद अपन विषय वस्तु में उद्देश्य के बाद थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। अब तिथि यानी कौन सी डेट है जब संविधान को पूरा किया गया है, तो ये तिथि आपके लिए जरूरी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान पूरा कंप्लीट होकर के तैयार हो गया। तो तिथि आपसे कभी कभार पूछ लेंगे भाई 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान जो था, संविधान की प्रस्तावना जो थी वो तैयार हो गई थी। और अगर ये पूछ लिया कि 26 कि कब संविधान लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 जब हमारा गणतंत्र दिवस, जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता था। ठीक है, तो तिथि कब अपनाया गया था, तिथि 26 नवंबर 1949, यानी कब इसको पूरा कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब सोर्स क्या है, स्रोत क्या है भाई, अगर हम बोलें कि हमारी जो प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है, या कि पूरे संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो भारत की जनता है। कौन है, भारत की जनता, भारत देश की जनता। भारत देश की जनता ही क्या करेगी, पूरे का पूरा संविधान बनाएगी। तो ये हो गया आपको प्रेमबल के बारे में बात। ठीक है, प्रेमबल के बारे में मोटा मोटा ये बातें होती हैं। ठीक है,
अब हम जो प्रेम्बल के अलावा अब जो एक एक टर्म थे ना, उन एक एक टर्म को अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो एक एक टर्म आपको समझ में आए। ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, वैसे आप साथ में करते आए होंगे, अगर कोई देख रहा है तो वो साथ में इस चीज़ को करते आया होगा तो उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मैं एक एक टर्म को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से टर्म क्या है। चलिए यहाँ से अब हम एक एक टर्म को लेकर के चलते। पहला जो टर्म मैंने आपको बताया था वो बताया था संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी। अब ये सॉवरेनिटी मतलब क्या है? संप्रभुता मतलब क्या है? संप्रभुता मतलब होता है सर्वोच्च, यानी सर्वोच्च शक्ति प्रदान है भाई। संप्रभुता मतलब ये मैं बोल सकता हूं सर्वोच्च, कि भारत जो देश है, भारत देश किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। भारत देश क्या है? किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के डिसीजन लेने में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के डिसीजन लेने में भारत देश क्या है? निर्भर नहीं किसी दूसरे देश के ऊपर। ठीक है, तो भारत से मतलब देश से मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। किस लिए? अपने डिसीजन, अपने निर्णय लेने पर। अब किस प्रकार का निर्णय लेना? आंतरिक और बाह्य, इंटरनल निर्णय और एक्सटर्नल निर्णय। आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के डिसीजन लेने में भारत देश क्या किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं। चूंकि जैसे आप लोगों को पता है कि भारत देश तो जब आजाद नहीं हुआ था तब तो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड था? पूरी तरीके से डिपेंड था आपके ब्रिटेन के ऊपर, चूंकि ब्रिटेन की सरकार थी। और जब भारत देश आजाद भी हो गया तो ये आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 में देश क्या हुआ? आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या है? भारत के पास अपना संविधान नहीं है। भारत के पास जब अपना संविधान नहीं है तो किसके ऊपर डिपेंड है? वो भारत शासन अधिनियम 1935 के ऊपर डिपेंड है, वो ब्रिटेन के संविधान के ऊपर डिपेंड है, या कि ब्रिटेन से शक्तियों के ऊपर डिपेंड है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? भारत शासन अधिनियम 1935 के ऊपर, चूंकि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 की बहुत ज्यादा हमारे ऊपर छवि थी, तो इसके ऊपर डिपेंड है। धीरे धीरे संविधान बनाते जाएंगे, और जब संविधान बनाते जाएंगे तो हमारे पास खुद का एक कानून, एक मार्गदर्शिका, एक गाइडलाइंस है जिसके आधार पर हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप इसको ये याद रखिए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या है? भारत एक अधिराज्य है। अधिराज्य मतलब एक डोमिनियन स्टेट है, डोमिनियन। अब देखिए, तो अब भारत का ये कहना है संप्रभुता का मतलब कि भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की निर्णय लेने पर। और भारत किसी दूसरे देश का अधिराज्य नहीं, भारत किसी दूसरे देश का डोमिनियन नहीं है। जैसे आपको डोमिनियन देखने को मिलता है कि ब्रिटेन का डोमिनियन कौन है? आयरलैंड। तो इस प्रकार का भारत किसी दूसरे देश का डोमिनियन नहीं है। तो इस शब्द को आप बोलोगे संप्रभुता। भारत अपने जो निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश पर एक तरीके से निर्भर, इस तरीके से भी नहीं कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकता कि हम इस प्रकार की नीति अपनाएं, इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाएं, या कि इनके साथ हम रिलेशन बनाएं, उनके साथ रिलेशन ना बनाएं, ये हमारा फ्रेंड रहेगा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे क्या थे? दो पोल थे, यूएसए और यूएसएसआर। कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जो यूएसए और यूएसएसआर पोल, दो में से हम किसी भी पोल में शामिल नहीं हो रहे। हमने क्या अपनाया? नैम को अपनाया, नॉन अलाइन मूवमेंट को अपनाया। तो जो नैम को अपनाने के पीछे हम ये बोलते हैं ना कि भैया आखिरकार हम संप्रभु, हम सॉवरेन स्टेट है, और हमारे ऊपर आप कोई दबाव नहीं डाल सकते कि हम इस देश के साथ संबंध बनाएं, इस देश के साथ, इस देश के गुट में मिल जाएं कि इस देश के गुट में ना मिले। तो इसको लेकर के बात कही गई थी। ठीक, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना तो इनफ है ना। अब इसके आगे और क्या? इसके आगे एक क्लास थोड़ी प्रभुत्व संपन्न के ऊपर बात होगी, सॉवरेन के ऊपर इतना ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो सेकेंड आपका एक टर्म आता है समाजवादी, सोशलिस्ट।
तो समाजवादी शब्द जो था ना संविधान में पहले नहीं लिखा गया था। इसके बारे में जैसे मैं बताया ना कि प्रस्तावना में 3 चेंजेस किए गए थे 3 शब्दों का। तो समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? आपका समाजवाद, समाजवादी। तो क्या इसका मतलब इससे पहले समाजवाद नहीं था क्या? भारत देश था भाई, क्यों नहीं था? भारत इससे पहले भी समाजवाद था, क्योंकि भारत के जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समाजवादी तत्वों को रखा गया है। उसमें हमने बात की है कि डीपीएसपी में 3 टाइप की बातें आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो समाजवादी तत्व हैं, दूसरा उदार बौद्धिक तत्व हैं, और तीसरा गांधीवादी तत्व है। 3 प्रकार के तत्व हैं। तो भाई समाजवादी जो है जब 42वां संविधान संशोधन से पहले ही समाहित था हमारे संविधान में, लेकिन उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई जब हमने प्रीएम्बल में शामिल कर दी कि अब हमारा ये अब हमारी प्रकृति है, ये अब हमारा नेचर है। तो ये हो गया समाजवादी। इसके बाद जो आपका एक टर्म आता था, यहां थोड़ा सा और आप समझ लीजिए क्या कि चीजों को और आगे बढ़ाने से पहले एक पॉइंट के ऊपर बात करना और ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि जो समाजवाद है, हमारा समाजवाद है किस प्रकार का? देखो समाजवाद 2 टाइप के। तो हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद या कि इसी को राज्याश्रित समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी या कि राज्याश्रित सब। ये क्या होता है साम्यवादी? ये वो होता है जहाँ पे उत्पादन, जो प्रोडक्शन है, और जो वितरण के, जो डिस्ट्रीब्यूशन के, जब सभी संसाधन किसके? राज्य के नियंत्रण में रहते हैं। यानी उत्पादन और वितरण के सभी संसाधन किसके नियंत्रण में रहेंगे? राज्य के नियंत्रण में रहेंगे। राज्य के नियंत्रण में रहेंगे। तो उत्पादन से क्या मतलब है? उत्पादन से मतलब है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक मार्कर का भी प्रोडक्शन हो रहा है, टी शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, मेरा क्या यानी ये स्पेक्स का हो रहा है प्रोडक्शन। तो जिस भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है? केवल और केवल सरकार कर रही है। वहां पे कोई निजी हाथ नहीं है, वहां पे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। वहां केवल क्या है? संसाधन केवल कौन उत्पादन करेगा? सरकार करेगी। और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भाई देखो ये मार्कर मैंने उत्पादन कर दिया है, सरकार ने उत्पादन कर दिया, अब ये मार्कर हमें किसको देना है और किसको नहीं देना है ये भी कौन डिसाइड करेगी? ये भी सरकार डिसाइड करेगी। तो इस हिसाब से कहा गया भैया उत्पादन और वितरण के सभी संसाधन किसके? राज्य के नियंत्रण में रहेंगे। और निजी क्षेत्र का क्या रहेगा? यहाँ पे खत्म रहेगा। निजी क्षेत्र का बिल्कुल पूर्ण विराम, निजी क्षेत्र है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी है ही नहीं। तो इस प्रकार का समाजवाद हमारे देश में नहीं है। आपको भी मालूम है इस प्रकार का समाजवाद थोड़ी। हमारा समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहां पे उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों पर राज्य के साथ साथ, सरकार के साथ साथ और कौन? निजी कंपनियां भी भाग लेती है उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में। देखो प्राइवेट कंपनियां क्या करती है? प्रोडक्शन करती है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अनुसार होगा। ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और उपेक्षा की असमानता को दूर करना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि भाई लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर कर दिया, भाई कोई दूसरे को करने की जरूरत नहीं है।
ना। सुप्रीम कोर्ट, चूंकि संविधान के बारे में व्याख्याता कौन है, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, उपेक्षा हो, इनकी असमानता को, यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज है इनको दूर करने क्या, किसका, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो समाजवाद क्या है, अनोखा है एज कंपैरिजन जो साम्यवादी या कि राज्याश्रित समाजवाद है, जो कहाँ आपको देखने को मिलता है, यूएसएसआर में देखने को मिल रहा था, पूर्व सोवियत संघ जो पहले रूस था, है ना। फिर उसके बाद 90s के टाइम पे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होगा, विघटन होगा यूएसएसआर का, और फिर रशिया उसके एक तरीके से आगे बढ़ा रहा है, लेगेसी को उसकी आगे बढ़ा रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका समाजवादी। आई होप क्लियर हो गया होगा कि समाजवादी में हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक तीसरा टर्म आ रहा था, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिस्ट। ये चीज भी एक अपने में महत्वपूर्ण है कि भाई धर्मनिरपेक्ष का भी हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो अब धर्मनिरपेक्ष संविधान में ऐड किया गया तो इसका क्या मतलब है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब, सेकुलरिस्ट का क्या मतलब है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि चीज़ों को आप समझिएगा, धर्मनिरपेक्ष मतलब ये है कि हमारा देश जो है या कि हमारा संविधान किसी धर्म के प्रति क्या है, भेदभाव नहीं कर रहा है ना। कोई भी धर्म, जैसे हमारे देश में ना हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन, यानी बहुत प्रकार, फिर तो बाकी संप्रदाय आ जाएंगे, बौद्ध और जैन तो संप्रदाय आ जाएंगे जो हिंदू धर्म से निकले, सिख एक संप्रदाय आ जाएगा। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म। तो जो भारत देश है, जो भारत देश की सरकार, वो किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी और सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है और भारत देश क्या है, भारत देश की सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। पॉजिटिव वे में क्या है कि भारत देश का सभी प्रकार का धर्म है ना, सभी प्रकार का धर्म भी है। और जब सभी प्रकार का धर्म मतलब किसी प्रकार का धर्म नहीं है, यानी किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी कि ये बोले कि भाई कि हिंदू हैं तो हिंदू, चूंकि हिंदुस्तान जैसे भी चल रहा है विवाद बहुत जगह कि भाई हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान इट मीन्स हिंदू होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई संविधान में ये बातें बिल्कुल क्लियर कर दी, प्रस्तावना में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई क्या है, सेकुलरिस्ट कंट्री। और सेकुलरिस्ट कंट्री की क्या खास बात है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी और सरकार किसी भी धर्म को क्या करेगी, प्राथमिकता नहीं देगी। क्लियर है। अब भाई धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले तो नहीं था, इसको भी जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए क्या इसका मतलब यह है कि भैया संविधान में पहले तो था ही नहीं, समझ रहे, क्या संविधान में पहले नहीं था धर्मनिरपेक्ष, ऐसा नहीं, संविधान में था। अगर आप वो फंडामेंटल राइट अगर आप पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 to 28 क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। और ये संविधान की प्रस्तावना जब 1976 के 42वें संविधान संशोधन उससे पहले ही शामिल है। तो भाई पहले तो था ही संविधान, लेकिन ये कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को और ज्यादा हाईलाइटेड किया गया। तो वो हाईलाइटेड करने के पीछे जो रीजन रहता है वो तो एक अलग बात है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और क्या उसमें था, तो वो एक पॉलिटिक्स वाला इशू आ जाता है। बट हम यहाँ पे पॉलिटिक्स करने तो आए नहीं है कि हम बोलें कि भाई पॉलिटिक्स क्या है, केवल समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो केवल आर्टिकल 25 to 28 में नहीं है भाई, अगर आप देखते हो तो आर्टिकल 15 भी क्या बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म शब्द तो आ रहा है ना कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। आर्टिकल 16 भी इसी के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 17 भी बात करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अनटचबिलिटी को खत्म किया जाएगा। आर्टिकल आपका 18 भी यही बात करता है, फिर आर्टिकल 25 से 28 भी यही बात करता है। और इसके अलावा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल, ठीक है, तो ये हो गए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डीपीएसपी में शामिल है, आर्टिकल 45 है ना। तो ये भी इस चीज के बारे में बोलता है। तो इस तरीके से क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को तो पहले ही जोड़ा गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी कि धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्ष और जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करूं तो दो धर्मनिरपेक्षता हमें देखने को मिलता है। एक तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, इंडियन धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म, और दूसरा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न से मतलब है मेरा जितने भी वेस्ट की कंट्रीज हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, है ना, यूरोप की कंट्रीज की मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस आपको मिलता है। छोटा नहीं, वो है तो बहुत बड़ा है ना, छोटा नहीं है। यहां पे बोला गया पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में कि धर्म और राज्य, धर्म और राज्य पूर्ण रूप से क्या रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे। धार्मिक मामले में राज्य नहीं बोलेगा, राज्य के मामले में धर्म नहीं बोलेगा। यानी धर्म और राज्य पूर्ण रूप से अलगाव मतलब थोड़ा सा वैसा शब्द हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। जो धार्मिक मामलों के जो नेता हैं, राज्य के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, राज्य धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता थोड़ा डिफरेंट है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरीके से आप देख ही रहे हैं, धार्मिक नेता राज्य के ऊपर बयान करते हैं और राज्य भी, सरकार भी धर्म के ऊपर बयान करती रहती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, इसका मतलब ये है, चूंकि हमारे देश की क्या है, हमारे देश में विविधता इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा धार्मिक संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, और चूंकि लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, और चूंकि हमारे यहाँ क्या लिटरेसी लेवल उतना हाई है नहीं, थोड़ी असाक्षरता है वो थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण अब क्या है, सरकार को कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप, यानी पूर्ण रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे सरकार को ऐसा लग रहा है, जहाँ पे सरकार को ऐसा जरूरी लग रहा है, वहाँ पे वो हस्तक्षेप करेगा। और वहाँ पे वो हस्तक्षेप करके क्या कर रहा है, वहाँ पे हस्तक्षेप करके वो एक तरीके से आप बोलेंगे मिड पॉइंट का एक काम कर रहा है। जैसे अभी जैसे सबरीमाला मंदिर वाला केस था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा, तो उनकी धार्मिक प्रैक्टिस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट मीन्स केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं, जुडिशरी भी आती है स्टेट के अंतर्गत। बड़े व्यापक शब्दों में जुडिशरी भी स्टेट के अंतर्गत आती है। तो स्टेट ने क्या किया, वहाँ इंटरफेयर किया सबरीमाला मंदिर में कि भाई महिलाओं को कहीं नहीं जाने दिया जा रहा है, महिलाओं को भी जाने दिया जाए। तो इस प्रकार से क्या स्टेट धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर लेता है, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मतभेद आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा असमानताएं, इनइक्वालिटीज, उनको दूर करने के लिए स्टेट करता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि क्या आखिरकार दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये 3 टर्म हो गया ना, एक टर्म और देख लेते। तो धर्मनिरपेक्षता, इसके अलावा आपका जो एक और टर्म आता है, एक और टर्म है आपका गणतंत्र। अभी ये टर्म को भी थोड़ा समझिएगा, या कि यहीं पे कर लेते हैं, चीजों को देखिएगा। गणतंत्र मतलब क्या होता है, गणतंत्र मतलब होता है रिपब्लिक। देखो सरकार जो है, सरकार क्या है, सरकार चलाने का एक तरीका, भाई एक राज्य व्यवस्था का एक तरीका या कि एक गवर्नमेंट का एक तरीका होता है। 2 टाइप की सरकारें चल पाती हैं, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एक तो राजशाही होती है और दूसरा गणतंत्र होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि भाई राज्य व्यवस्था, राज्य को चलाने की व्यवस्था कौन कौन सी होंगी, तो पहला अगर मैं बात करूं तो पहला हो जाएगी आपकी राजशाही, है ना, और दूसरा आ जाएगा आपका गणतंत्र। राजशाही मतलब मोनार्की, राजशाही इट मींस मोनार्की, ठीक है, और दूसरा होगा गणतंत्र। अब राजशाही में क्या होगा, राजशाही में उत्तराधिकार वाला सिद्धांत चलता है कि भैया राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, जो ब्रिटेन में प्रथा चल रही है, ठीक है। राजशाही वाली की मतलब वहाँ का जो राजा रानी क्या है, वो एक चला आ रहा है, उनका उत्तराधिकार वाला सिस्टम है कि भाई ये होंगे। तो राजशाही मतलब उत्तराधिकार, और गणतंत्र मतलब
कि हमारा देश क्या है, गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश मतलब जो राज्य का प्रमुख है, जो राज्य का मेन है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भाई प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा, उसे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। जो राज्य का प्रमुख है, राज्य प्रमुख, अब आपको मालूम है राज्य प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट देश के कौन है, राज्य प्रमुख है, पूरे देश के प्रमुख है। राज्य मतलब पूरा देश की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। राज्य प्रमुख प्रेसिडेंट, वो उनका क्या किया जाएगा, उन्हें निर्वाचित किया जाएगा, इलेक्टेड किया जाएगा। अब इलेक्टेड डायरेक्ट भी किया जाता है, इनडायरेक्ट भी किया जा सकता है, प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष भी किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ एक तरीके से अप्रत्यक्ष विधि है, उसको अपन देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, ठीक। तो ये 4 टर्म जो थे आपके भारत की प्रकृति, ठीक है, 4 टर्म के बारे में अपन ने जान लिया। तो 4 टर्म क्लियर हो गए आप लोग के, है ना। कौन कौन से, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और चौथा आपका आ जाएगा गणतंत्र, ठीक। तो ये इतने आपके टॉपिक, यानी इतना अपन इस बार कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका संविधान के उद्देश्य, है ना, कि जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य क्या है, या कि अब चूंकि प्रस्तावना किसके बारे में जानकारी दे रहे, पूरे संविधान के बारे में जानकारी दे रही, तो उनके उद्देश्य के बारे में अपन अगली जो क्लास रहेगी, अगली वीडियो रहेगी, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि बड़ा लंबा चल जाएगा, उतना लंबा अपने को चलाना नहीं है। तो ठीक है, फिर देखिए जैसे जैसे होता है आगे बढ़ते चलते हैं। आप सब लोग कुछ अपने अगर सजेशन हो तो देते जाइए, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें अपन क्लियर करते चले। अभी ये पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अभी अपन करंट अफेयर को भी थोड़ा सा चलाएंगे, शुरू करते हैं करंट अफेयर के लिए भी, ऐसे रैंडम, या कि एक ही दिन में 2 या कि एक ही दिन में 1, तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन शुरू करेंगे क्या, जो संविधान के उद्देश्य है, जितने उद्देश्य के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।